मेरे दोस्त ने मुझे एक बेहद हसीन और खूबसूरत लड़की की तस्वीर भेजी थी। आज से पहले मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। देखने में उस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं लगती थी, लगभग 19 साल की होगी। लड़की की फोटो को देखकर मैंने उसी समय अपने दोस्त को कॉल किया और उससे पूछा कि मैं इस लड़की के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? तो वो कहने लगा हाँ, पर वो एक रात के कम से कम 10,000 लेगी। मैंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की पर 10,000 तो छोड़, मैं 1 लाख भी देने को तैयार हूँ, बस तू मेरी सेटिंग करा दे। अपने दोस्त का फोन रखने के बाद मैं तैयार हो गया। मैं इस लड़की से किसी भी तरह से मिलना चाहता था। मैं पेशे से एक रिपोर्टर हूँ और नई नई खबर ढूंढ निकालना मेरा काम है। मैं इस लड़की से मिलकर ये जानना चाहता था कि आखिर ये लड़की इस धंधे में कैसे आई। थोड़ा इंतजार करने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा कि आज रात को 9 बजे से 10 बजे तक का टाइम सेट कर दिया है कि बताई हुई जगह पर मैं समय से पहले पहुंच गया। वो बेहद छोटा सा गाँव था जहाँ कच्चे और छोटे से घर बने हुए थे। मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उस लड़की ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैं उसके कमरे में जाकर बैठ गया और कुछ ही देर में वो लड़की खुद मेरे बराबर में आकर बैठ गई। वो फोटो से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने उस लड़की से कहा तुम सामने वाले सोफे पर बैठ जाओ। मुझे बेहद हैरानी से देखने लगी। फिर वो कहने लगी आप जिस काम के लिए आए हो मैं उस काम के लिए तैयार हूँ। और वो अपने कपड़े उतारने लगी और कहने लगी कि अभी के 1 घंटे आपके हैं, आप जो चाहे जैसा चाहो मेरे साथ कर सकते हो। मैंने उससे बताया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का कोई गलत काम करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता था, इसलिए आया हूँ कि तुम मुझे अपने बारे में बताओगी। मैंने जानबूझकर रिपोर्टर वाली बात छुपाई ताकि वो बिना डरे मुझसे बात कर सके। मेरी बातों को सुनकर पहले तो वो बहुत हैरान हुई। कहने लगी कि मैं इतने सालों से इस धंधे में हूँ, आज तक मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो मेरे पास आया हो और उसने मेरे साथ कुछ ना किया हो। मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं, इतना समय हो चुका है इस धंधे में कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। उसकी आंखों में बोलते हुए आंसू आ गए थे और उसके शब्दों में बहुत ही दर्द था। धीरे धीरे उसने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया, जिसे सुनकर आप अपने आप को रोने से रोक नहीं पाएंगे। वो कहने लगी कि मेरा नाम दिव्या है, मेरी माँ मुझे बेहद प्यार करती थी, लेकिन शायद मेरा इस दुनिया में पैदा होना ही मेरी बदनसीबी थी। मेरे पापा तो मुझे और मेरी माँ को समाज के भरोसे छोड़कर चले गए थे। मैं उस समय 5 साल की थी। मेरे पापा को एक बेटे की चाहत थी। जब मैं हुई उसके बाद से मेरी माँ दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। न जाने क्या परेशानी हो गई थी। एक बेटे के इंतजार में मेरे पापा ने मेरी माँ के साथ 6-7 साल गुजारे थे, लेकिन जब उनको यकीन हो गया कि मेरी माँ दूसरी औलाद नहीं जन्म दे सकती, वो उनसे अलग हो गए। मुझे क्या पता था कि ये तो मेरी बदनसीबी की सिर्फ शुरुआत है। मेरे पापा हर रोज मुझे बहुत मारते थे और साथ ही साथ मेरी माँ पर भी बहुत जुल्म करते थे। एक दिन ऐसा भी आया जब मेरे पापा हम दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चले गए। जब से पापा गए थे तब से 2 वक्त की रोटी भी हमारे लिए मुश्किल हो गई थी, लेकिन मैं भी उनकी बेटी थी। मेरा पेट पालने के लिए उन्होंने लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया। हर रोज ना जाने कितने ही मर्दों की हवस भरी नजरों का शिकार होती थी। हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही थी। मेरी माँ की मुलाकात मोहल्ले में रहने वाले महेश अंकल से हुई। वो मेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त थे और मेरी माँ को भी बहुत अच्छे से जानते थे। मेरी माँ को इस तरह से लोगों के घरों में काम करता हुआ देख उन्हें बहुत दुख हुआ था, क्योंकि महेश अंकल जानते थे कि मेरी माँ का मायका तो एक बहुत ही अच्छे परिवार से है। महेश अंकल मेरी माँ की हर संभव मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी माँ से शादी करने को कहा। कुछ दिन बाद महेश अंकल ने मेरी माँ से शादी कर ली और मुझे और मेरी माँ को अपने घर लेकर गए। अपनी शादी के दिन महेश अंकल ने मुझे अपनी गोद में बहुत प्यार से उठाया और मुझसे कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। महेश अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे। अब मेरी माँ की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। काफी साल इसी तरीके से गुजर गए। अब मेरी उम्र लगभग 12 साल की हो गई थी। 12 साल की उम्र में ही मैं जवान दिखने लगी थी। मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। अचानक एक बच्ची से एक जवान खूबसूरत लड़की हो गई थी। माँ मुझे अक्सर कहा करती थी कि महेश के सामने चुन्नी ओढ़कर ही जाया करो। धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा था कि मेरी माँ को मेरी सुरक्षा का एहसास बहुत परेशान करने लगा है। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम जाओ, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने उनसे पूछा क्यों माँ, हम कहीं घूमने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। और ये कहकर उन्होंने मुझे दूध दिया और कहा कि इसको पूरा खत्म कर लेना और तैयार हो जाना जब तक मैं और महेश बाजार से आते हैं। दूध पीने के बाद मैं अच्छे से तैयार हो गई। उसके बाद मुझे न जाने क्यों बेहोशी का एहसास होने लगा और कुछ ही समय बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। होश आया तो मैं हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़ी थी। जब मेरी आंख खुली तो माँ बिस्तर के पास खड़ी थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ मुझे क्या हुआ है? माँ ने बताया कि बेटा तुम वॉशरूम में पैर फिसलने से गिर गई थी और तुम्हें बहुत चोटें आई है। तुम्हें याद है कि उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम तैयार रहना, इसलिए कहा था क्योंकि मैं और महेश तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेने गए थे। अपना जन्मदिन याद नहीं था, वो गिफ्ट अभी तक वैसे के वैसे ही रखा हुआ है। जब तुम हॉस्पिटल से आओगे तब तुम्हारा जन्मदिन हम बहुत अच्छे से मनाएंगे, तब तुम देखना। माँ का दिया हुआ दूध पीने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और लाइट बंद करके लेट गई। पता नहीं लेटते ही मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ बहुत तेजी से घूम रहा है। कुछ अजीब सी बेहोशी लग रही थी। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि मुझे अपने कमरे में किसी के आने का एहसास हुआ। जब देखा तो महेश अंकल थे, यानी कि मेरे सौतेले पापा। मैं चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रही। साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सबसे पहले मेरा माथा चूमा और उसके बाद उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही। मैंने जानबूझकर अपनी आंखें खोली। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो पूरी बात क्या करते हैं। चुपचाप आंखें बंद करके वो सब सुन रही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ और पैर बांध दिए। इससे पहले मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती, वो मेरे
मेरे साथ सब कुछ कर चुके थे, उन्होंने मेरे साथ वो सब कुछ किया तो उनको मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेला और मुझे धमकाया कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उनकी बातों को सुनकर मैं बहुत डर गई थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। माँ ने मुझसे कहा कि तुम आज स्कूल मत जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा था। कुछ देर में डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उन्होंने माँ को कुछ बताया। डॉक्टर की बात सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने माँ को कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। मेरी माँ ने डॉक्टर से कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत छोटी है। पर डॉक्टर ने कहा यही सच है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये बच्चा किसका होगा। अगर माँ ने मुझसे पहले पूछा होता तो मैं उन्हें बता पाती कि क्या हुआ है मेरे साथ, लेकिन कल रात के बाद मैं जानती थी कि ये बच्चा किसका है और ये सब किसने किया है। कल रात को जब महेश अंकल मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे साथ वो गलत काम कब से करते आ रहे थे। उस दिन जब मेरा जन्मदिन था तो उस दिन मेरे साथ क्या किया था, मैं अपनी माँ को बिना डरे सब कुछ बता दिया। जैसे कि मुझे उम्मीद थी, उनको मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मेरी बात को सुनते ही मेरी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा दिया। वो कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे पापा ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी माँ तो मुझ पर ही इल्जाम लगाने लगी थी। उन्होंने गुस्से में मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया और जब शाम को महेश अंकल आए तो उन्हें मेरे प्रेग्नेंट होने की बात बताई और साथ ही साथ ये भी बताया कि मैंने उनका नाम लिया है। वो गुस्से में मेरे कमरे में आए और मुझे पीटने लगे, कहने लगे कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया, अरे तुम क्या कह रही हो मेरे बारे में। आज मैं कहाँ चुप रहने वाली थी। वो मुझे पीटते रहे और मैंने उन्हें कहा कि कल रात जब आप अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे कमरे में आए थे और आपने मुझसे जो भी बात की थी वो सब मैंने सुन ली थी। आप यही कह रहे थे कि उस दिन जब आप और माँ मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे तो आप ऑफिस का बहाना बनाकर घर वापस आ गए थे और जो दूध माँ ने मुझे दिया था उसमें आपने बेहोशी की दवा मिला दी थी और मेरे बेहोश होने पर आपने मेरा फायदा उठाया और आपका झूठ पता न चले इसलिए आपने मुझे वॉशरूम में ले आकर पटक दिया। यही कहा था ना आपने। मेरी बात सुनकर वो ऐसे कर रहे थे जैसे वो झूठ है। वो मुझे और भी ज्यादा पीट रहे थे और मेरी माँ को कहने लगे कि कैसी बेटी पैदा की है तुमने, मैंने इसको अपनी बेटी जैसा प्यार दिया और ये आज मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। मेरी माँ अभी तक इस स्थिति में नहीं थी कि वो सही या गलत में फर्क कर पाती। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतने सालों में महेश अंकल ने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। मेरी माँ को उनके ऊपर जरा भी शक होता। मेरी माँ ने मेरा अबॉर्शन करवा दिया और घर में सबने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। मेरी माँ को तो लगता था कि उनकी शादी कहीं मेरी वजह से ही ना टूट जाए। मैं कमरे में पड़ी रहती थी। मौका पाकर महेश अंकल मेरे पास आते और अपनी हवस मिटाते थे। मैं चुपचाप लाश की तरह पड़ी रहती थी। मैं क्या बोलती, मेरी बात कोई भी सुनने वाला नहीं था और ना ही कोई यकीन करने वाला था। एक दिन मैंने वो घर छोड़ दिया और दूसरे शहर में रहने चली गई। एक दिन मुझे मेरी एक दोस्त मिली। उस लड़की ने मुझे इस काम के बारे में बताया। उसने मुझसे कहा कि इस काम में कम समय में बहुत पैसा है। मेरे पास तो खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं बचा था। सब कुछ तो मैं पहले ही करवा चुकी थी और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए मैंने इस काम को चुना जहां पर लोग पैसे देकर मेरे वक्त को खरीद लेते हैं। कई बार तो मेरे पास ऐसे मर्द भी आते हैं जो मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाते हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, लेकिन वो तकलीफ मेरे परिवार की तकलीफ से बहुत कम है। ये बात बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं खामोशी से सब बातें सुन रहा था। मैं छोटा सा रिकॉर्डर लेकर वहां पर गया था। उसकी बोली हुई सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। उसने पहले से ही इतना धोखा खाया हुआ था कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे और कोई धोखा दे पाता। मैंने उससे सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैंने तुम्हारी बोली हुई हर बात रिकॉर्ड कर ली है। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं यहाँ आ गया। मेरी बातों को सुनकर वो बहुत हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम चाहोगी तभी मैं ये न्यूज आगे चलाऊंगा, अगर तुम मना कर दोगी तो मैं इसे अभी यहीं पर डिलीट कर दूंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। वो रोते हुए मुझसे कहने लगी कि अगर आप इस न्यूज को चलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। मैंने उससे कहा कि शायद कोई लड़की इस तरीके के लोगों से बच जाए और उसको कोई मदद हासिल हो और उसमें इतनी हिम्मत आ जाए कि वो खुलकर इस बारे में बात कर पाए। उसने मुझसे कहा कि आप इस न्यूज को चला सकते हो। मैंने वैसा ही किया। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।